का स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के भौतिकी के महत्वपूर्ण 130 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप आराम से बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन आराम से, ये 5 to 6 नहीं, आप आराम से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आराम से कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन का मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस टॉपिक से आराम से 10 क्वेश्चन आएंगे इस 130 प्रश्न में से। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्त, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह का मैं वीडियो लाते रहता हूं, पल पल की अपडेट के लिए आप बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि ये देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 2 नियम है दोस्त परावर्तन के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? V/U के बराबर होता है। किसके बराबर? -V/U के बराबर होता है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो ये आपको जान लेना चाहिए। इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर है। पांचवा क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये होती है निर्वात यानी कि वैक्यूम। इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिकतम होती है। किसमें? वैक्यूम में। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/F = 1/V = प्लस 1/U होता है दोस्त दर्पण सूत्र। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप यानी कि जो आगे जो होता है सर्च लाइट, आगे वाला जो लाइट होता है बल्ब का, वो उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम क्या है? sin I/sin R। क्या है स्नेल का नियम? sin I/sin R। अगला प्रश्न है, वाहनों को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यदि हम वाहन को पीछे देखने के लिए यानी कि साइड मिरर के रूप में हम किसको उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में। तो ये है, इसका क्या हो जाएगा? साइड मिरर के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक बनता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो यह है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अगला प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो यह है उत्तल दर्पण, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो यह है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है आवर्धन। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अपसारी लेंस हम किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन, किसी बिंब, यहाँ पे भीम नहीं होगा, यहाँ पे बिंब होगा, किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वो होगी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की? F = R/2 होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा? तो किस दर्पण में होगा? ये होगा समतल दर्पण में। वस्तु का जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो ये अवतल होता है, यानी कि जो टॉर्च जो होता है उसका जो अगला होता है क्या होता है? अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है। काल्पनिक हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला प्रश्न क्या है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? ओनली काल्पनिक। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? क्या है इसका संबंध? फोकसांतर होगा यहाँ पे, पक्षांतर नहीं होगा दोस्त। तो F बराबर R/2 होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? F = R/2 होता है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही है, F = R/2। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी में हम देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल का। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं उत्तल लेंस होगा। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो ये होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में मोटा होता है और किनारे तरफ क्या होता है? पतला होता है दोस्त। किनारे साइड में कैसा होता है? पतला होता है। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। कौन सा है? मिट्टी। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? तो देख लीजिए आप, कैमरा हो गया, मानव नेत्र हो गया और क्या हो गया? सूक्ष्मदर्शी हो गया। ये तीनों में हम किसका उपयोग करते हैं? ये तीनों में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं? अगला प्रश्न है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो इसका आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। कहाँ होता है? न्यूनतम कांच में होता है। अधिकतम किस में होगा? निर्वात में होगा। अधिकतम किस में होगा? निर्वात में। अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ये है नीला, जिसके कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है या आसमान नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। कौन सा कलर ज़्यादा प्रकीर्णित होता है? तो ये नीला कलर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये है अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम किसका? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये कौन है? ये है परितारिका, जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला प्रश्न है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम विचलित होता है? तो ये है रेड कलर, सबसे कम विचलित होता है। इसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग करता है? तो ये है बैगनी। और सबसे कम विचलन कौन होता है? तो ये रेड होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वेवलेंथ, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को हम क्या चीज़ में मापते हैं? तो ये एंगस्ट्रम में मापते हैं। तरंगदैर्ध्य को क्या चीज़ में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है देखने की? तो यह है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अभी मैंने बताया लाल का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। फिर अगला प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये काला प्रतीत होता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये रेटिना है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये 5 सतह से घिरा होता है।
अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि कम हो जाता है तो वो कौन सा दोष से पीड़ित हो जाता है? यदि कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। अगला प्रश्न क्या है? आँख व्यवहार करता है, ये मैंने बता दिया पहले ही। आँख हो गया, लेंस हो गया, या कैमरा हो गया, या फिर हो गया सूक्ष्मदर्शी हो गया, उसमें क्या उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये क्या है? दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये 7 रंगों से। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के लिए चश्मे में क्या लगाएंगे, कौन सा लेंस? तो ये लगाएंगे अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा विचलन सबसे कम। प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? तो प्रिज्म में जो होता है, जो श्वेत प्रकाश यदि देते हैं यहाँ से तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जो, तो उसमें कौन सा घटना इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का अलग अलग रंग में बदल जाना। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो ये काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा उनमें कौन सा दोष होगा? तो जो निकट नहीं देखेगा उसमें दूर, जो दूर नहीं देखेगा उसमें क्या होगा? कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है इसमें दोस्त। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये मैंने बताया। वेवलेंथ किसका अधिकतम होता है? लाल का होता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष यानी कि जो 7 रंगों में बटा होता है इंद्रधनुष, इसका बनना किसके कारण बनता है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे? तो बाईफोकल लेंस, या फिर इसको बोलेंगे क्या? द्विफोकसी लेंस। बाई मतलब क्या होता है? 2। द्विफोकसी लेंस का उपयोग करेंगे जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, कम घनत्व और ज़्यादा घनत्व के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारा टिमटिमाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, क्योंकि बड़ा से बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब आँख पे छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है वोल्ट। क्या है विभवांतर का? वोल्ट। दोनों वॉट से नाम है, याद रखिएगा अच्छे से, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये क्या है? ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। कौन है? चांदी, यानी कि सिल्वर भी लिखा रह सकता है। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये धारा, यानी कि करंट मापते हैं आमीटर से। और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R=V/I होता है। क्या होता है? R=V/I। अगला प्रश्न क्या है, किलोवाट घंटा, यानी कि kWh किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? तो यह है विद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है तीनों चीज़ पे। इनमें से लिखा रहेगा, इनमें से सभी, उसको लगाना है टिक आराम से। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, और चालक के प्रकृति पर। तो क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या है। 70वां क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसे हम यूनिट में व्यक्त करते हैं कि कितना यूनिट खपत हुआ। अगला प्रश्न क्या है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो कितना हर्ट्ज हम लोग के घर में आता है? तो ये आता है 50 हर्ट्ज। एच से क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया। अगला प्रश्न क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु, ये जो बल्ब होता है दोस्त, ये जो बल्ब होता है यहाँ पे जो लगा होता है इस ढंग का, ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर, यदि ताप बढ़ाएंगे किसी चालक का, यानी कि सिल्वर का या किसी भी चीज़ का ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है?
वाट है। अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी कि डीसी धारा प्राप्त कर सकते हैं बैटरी से। अगला प्रश्न क्या है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं कैसे? श्रेणी क्रम में। जैसे यहाँ आमीटर हो गया तो कैसे जोड़ेंगे इसको? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? तो इसे जोड़ेंगे कैसे? समांतर क्रम में, ऐसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अगला प्रश्न क्या देखते हैं विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। विभवांतर को क्या होता है? वोल्टमीटर। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये होता है पावर बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? पावर बराबर आई स्क्वायर आर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला प्रश्न है जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी कि कोई करंट प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या गति करता है इसमें? चालक में। तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? तार में इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न क्या है टंगस्टन किस ताप पर पिघल जाता है? तो इसको कितना चाहिए? 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए पिघलने के लिए। अगला प्रश्न क्या है अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक 2 ही है मेनली, और बहुत सारे हैं अर्धचालक लेकिन 2 ही मेनली है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अगला प्रश्न क्या है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? यानी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? ओम। अगला प्रश्न क्या है ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या है? आई इक्वल टू वी बटे आर है ओम का नियम। अब अगला प्रश्न है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में समायोजन क्या है? तो श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाता है 1/RS इक्वल टू, नहीं 1/RS नहीं होगा यहाँ पे, RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। अब जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा ये फार्मूला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या होगा? तो 1/RP हो जाएगा इक्वल टू 1/R1 1/R2। समांतर क्रम में बटा में आ जाता है और श्रेणी क्रम में सीधा सीधी जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर जो है वो परिवर्तित करता है कौन से एनर्जी से कौन से एनर्जी में? तो विद्युत मोटर क्या होता है? मोटर को हम पहले क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? यहाँ से क्या मिलेगा? मोटर को जब हम घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अगला प्रश्न है विद्युत जनरेटर क्या करता है? तो जनरेटर को क्या करते हैं? पहले घुमाते हैं, उसके बाद ऊर्जा देता है, मतलब एनर्जी देता है। तो क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होता है? तो ये 220 वोल्ट होता है। कैसा होता है? एसी होता है। एसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न क्या है स्विच लगाए जाते हैं? तो स्विच किस तार में? गर्म तार में। जिसमें करंट होता है उसमें स्विच लगाते हैं हम लोग, अर्थ वाले में नहीं लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो ये जनित्र, जनित्र यानी कि जनरेटर से उत्पन्न होती है। किससे होती है? जनरेटर से। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी कि जो फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज जो इसमें गल जाता है, फ्यूज जो गल जाता है शॉर्ट सर्किट के कारण, तो किस पर काम करता है? तो ये उष्मा के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न क्या है किस युक्ति में विभक्त दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो वलय जो है, विभक्त वलय किस में काम करता है? तो ये विद्युत जनित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लघुपथन। लघुपथन किसे बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघुपथन। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है लघुपथन के समय। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली यानी कि जो 5 अंगुली होती है उसमें जो तर्जनी अंगुली है वो क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? यानी अर्थ का रंग कैसा होता है? तार का रंग तो ये काला होता है। किसी छड़ चुंबक में, छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किधर से किधर चुंबकीय क्षेत्र होती है?
नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं नरम लोहा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण, किसके कारण दुर्घटना होती है ज़्यादा? शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी लघु पतन के कारण। अगला प्रश्न है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो ये होती है प्रत्यावर्ती और यानी कि AC और DC। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त कर सकते हैं डायनेमो से। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ये खोजा था ऑर्स्टेड ने। किसने खोजा था? ऑर्स्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय वाला चैप्टर से। अगला प्रश्न क्या है विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युत जिसमें करंट होता है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। और अर्थ वाला का क्या होता है? वो ब्लैक होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? तो ये है टेस्ला है। अगला प्रश्न क्या है अस्थाई चुंबकीय बनाए जाते हैं किससे? तो अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा जो है वो क्या दर्शाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में? तो ये बल का दिशा दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापन, यानी कि जो सौर से जो हीट होता है सौर जल तापन का उपयोग किस दिन में हम नहीं करेंगे? तो बादल वाले दिन में, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये क्या है ऊर्जा का अंतिम स्रोत? ये सूर्य है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल में जो क्या बोलते हैं अर्धचालक यूज होता है वो होता है सिलिकॉन सोलर सेल में। अगला प्रश्न क्या है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये क्या है जैव मात्रा। अगला क्या है अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोयला। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो ये है बायोमास, सबसे उत्तम स्रोत। इसमें बहुत पॉल्यूशन होता ही नहीं है कुछ भी, इसलिए उत्तम स्रोत इसे माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये क्या हो गया जैव मात्रा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र को किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रूपांतरित करता है? तो ये क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न क्या है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये है कैलोरी। अगला प्रश्न है हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो मीन्स क्या होता है पानी, हाइड्रो मीन्स पानी होता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है CNG का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या है? तो LPG का क्या हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये कौन सा गैस हो जाएगा? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में क्या प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? कैडमियम का क्षार होता है जो रिएक्शन को रोकने में काम आता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? यूरेनियम उपयोग होता है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये सौर ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेन एनर्जी सोर्स क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। मीथेन को हम क्या बोलते हैं? सूत्र क्या है मीथेन का? CH4। ये हम केमिस्ट्री के वीडियो में डालेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है दो नाभिक जो है आपस में जुड़ते हैं। क्या होते हैं? दो नाभिक आपस में जुड़ना, उसे क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। तो ये किस में होता है? ये सूर्य में होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न क्या है नाभिकीय विखंडन क्या है? तो इसमें क्या होता है कि एक नाभिक बड़ा नाभिक जो है दो छोटे नाभिक में टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है एक नाभिक दो छोटे नाभिक में टूट जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। तो ये सब क्या होता है परमाणु बम वगैरह में यूज होता है। अगला प्रश्न क्या है प्रकाश ज़्यादा होने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? प्रकाश ज़्यादा होने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। उम्मीद है दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो को बनाए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब